स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, रोज शाम 7 बजे आप सभी लोग को क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो उसी क्रम में देखिए, मैंने आप लोगों को 2022 के 2 सेट सॉल्व करा दिए हैं। 2021 का एक सेट जो है मैंने सॉल्व करा दिया है और आज हम सेट नंबर 3 पर चलेंगे। ठीक है, 2022 के तीसरे सेट को सॉल्व करेंगे। लगातार आप क्लासें लेते रहिए, आपको बहुत अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मैं 2022 के 7 सेटों का संपूर्ण सलूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और आज हमारा 2022 का सेट नंबर जो है 3 सॉल्व होने जा रहा है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर जो है PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है बालाजी स्टडी मोशन, सर्च कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर चलिए, मैं आपको इस पेपर का PDF जो है भेज दूंगा। वैसे तो मैं प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ, लेकिन इस पेपर का PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए क्लास को अंत तक देखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 और इसका कोड है FH। क्या है? FH इसका कोड है भाई। और पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी छप जाते हैं, तो उसको हम सही करा देंगे, बस आप देखते रहिए। का पार्ट में दिया गया है A = एक समुच्चय दिया गया है A, B, और एक B आपको समुच्चय ही दिया गया है जिसमें 2, 3 है। एक समुच्चय C है जिसमें आपका 3, 7 2 अवयव दिए गए और बोला गया है, तो आपको वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? A क्रॉस किसकी वैल्यू निकालना है? A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू निकालना है। ठीक, इसमें बराबर लगा है, इसका मतलब ये गलत है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। बराबर के स्थान पर क्रॉस है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, आराम से ज्ञात कर सकते हो। पहले आप B यूनियन C का मान निकाल लीजिए। मतलब इस समुच्चय में जो एलिमेंट मिल रहा हो उसको लिख दीजिए। क्या मिल रहा है? 2 तो मिल नहीं रहा, दोनों में 3 मिल रहा है, तो B यूनियन C की वैल्यू आ जाएगी 3 केवल, ठीक है ना। अब हमें क्रॉस कराना है, तब क्रॉस प्रोडक्ट करना है B यूनियन C से। तो A के वैल्यू कितनी है? समुच्चय A में A, B अवयव है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे B यूनियन C। B यूनियन C का मान आया है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, 3 हो जाएगा, और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो B, 3। इस तरीके से क्रमित युग्म बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और ये आपको मिल गई A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से, लेकिन ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैंने तो जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे आपके सिलेबस का नहीं लगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, या तो फिर गलत छपा हुआ है, ठीक है ना। पहला भी गलत छपा हुआ था, इसको मैंने सही करा दिया है। गा पार्ट को देखते हैं। गा पार्ट में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, ये आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्वेश्चन है। गा पार्ट में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कॉसेक इनवर्स 1/x = आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स x। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म में आपने सीखा है, ये गुणधर्म सीखा है, इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। हम एक को मान लेते हैं, जैसे कॉसेक इनवर्स 1/x है, तो इसको मान लेंगे हम किसके बराबर? थीटा के बराबर, A के बराबर, किसी के बराबर मान लीजिए। तो 1/x = कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर निकालोगे, x बराबर, तो देखिए ये x ऊपर गया, 1 नीचे है, तो इसमें आपका कॉसेक आपका चला जाएगा नीचे, 1/cosec थीटा। हमने अंश और हर को बदल दिया है आपस में दोनों पक्षों में, तो x बराबर 1/cosec थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, साइन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब थीटा किसके बराबर मानना था? देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर। क्या रखने पर भाई? थीटा का मान रखने पर, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं वो लगातार क्लास को करते रहें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। इसलिए अभी बार बार कह रहे हैं कि अभी अनसॉल्व पेपर को हल कर लीजिए। अनसॉल्व पेपर जो होता है वो आपका एक मॉडल प्रश्न पत्र होता है, तो इसे आप कदापि ना छोड़ें, ठीक है ना। ये आपका हो गया साइन इनवर्स x। थीटा किसके बराबर माना था? कॉसेक इनवर्स 1/x को मैंने थीटा के बराबर माना था, और प्रश्न में आप देख सकते हो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ये 1-2 लाइन के प्रूफ होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दिया गया है, एक समतल का समीकरण दिया गया है। घा पार्ट को देख लीजिए, और मैंने कल ही समतल वाला एक क्वेश्चन कराया है। इसमें दिया गया 2x - y
और प्लस जेड इक्वल टू आपको दिया गया है 5। 5 जो थी वो आपकी दूरी थी, डी का मान है। और यहाँ पर देखिए द्विघ अनुपात की बात करें तो द्विघ अनुपात एक्स का जो गुणांक है, वाई का जो गुणांक है, ठीक, यही द्विघ अनुपात है। एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक -1 है और जेड का गुणांक 1 है। तो द्विघ अनुपात केवल पूछा गया था, एक लाइन में आपको केवल उत्तर दे देना था 2 -1, ठीक है, ये द्विघ अनुपात है, जो एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और जेड का गुणांक। ये सबसे आसान प्रश्न था। आगे बात करते हैं यहाँ पर अंगा पाठ। तो अंगा पाठ में आपको एक वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, आई कैप प्लस जे कैप और उसके बाद माइनस के कैप, यही तो दी गई। तथा वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। अब दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए बोला गया है। आपको पता है कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके परिमाण है ना, परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी। मॉड निकालना भी जानते हो और डॉट प्रोडक्ट भी करना जानते हो। वेक्टर ए का वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, जे का मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और के और प्लस माइनस के का मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा, ठीक। अपान में आ जाएंगे वेक्टर ए की वैल्यू जो है इसका हम मॉड निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर, 1 1 और 1 ही आएगा, क्योंकि के का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा। इसी तरीके से मॉड वेक्टर बी का मान निकालेंगे, यहाँ पर भी सबका गुणांक 1 है, ठीक है, माइनस है तब भी उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड निकालने का मतलब अंडर रूट लगाइए, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ऋणात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक हो जाती है। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ऊपर बचा माइनस, नीचे बचा √3 इंटू में √3, √3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। हमें कोण निकालना है थीटा, तो कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स -1/3। कोण का मान कितना आ जाएगा इन दोनों सदिशों के बीच, कॉस इनवर्स -1/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, समय को लॉस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब अगला आ गया है दूसरा खंड। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पहले के सभी पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए, अब हम बढ़ते हैं दूसरे के सभी पार्ट की ओर, है ना। आज की क्लास थोड़ा सा छोटी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम भी है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लास तो डेली चलती है, आज थोड़ा सा छोटी क्लास हो जाएगी। प्रयास करेंगे छोटी ना हो पाए, ठीक है, जितना सोचा उतना ज़रूर सॉल्व करा दें। चलिए देखते हैं दूसरे का पार्ट देखते हैं। का पार्ट में ये दिया गया है, दूसरे का पार्ट। यहाँ पर एक सारणिक दिया गया है 0CB, है ना, -C और 0A और दिया गया -B -A 0। इस सारणिक का बोला गया मान निकालिए। मान निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। मान लीजिए C1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं। C1 का मतलब कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेंगे, तो 0 वाला छोड़ देंगे, वैसे भी 0 लेंगे तो गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। फिर प्लस के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +C हो जाएगा, है ना। इसको डेल्टा बराबर मान लेते हैं, तो C लेंगे। देखिए C माइनस का है और वैसे भी माइनस सूत्र लगाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे, इस वाले रो को छोड़ेंगे, क्योंकि C पहले कॉलम में पढ़ा, दूसरे रो में पढ़ा। फिर 0 और C का गुणा 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, -A और B का गुणा -AB होगा, माइनस सूत्र वाले +AB हो जाएगा, ठीक। फिर आ जाएंगे कहाँ पर भाई, फिर आ जाएंगे तीसरे एलिमेंट पर, कॉलम 1 के तीसरे एलिमेंट को, तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, -B हो जाएगा। अब देखिए A और C का गुणा हो जाएगा AC माइनस 0 और B का गुणा आपका 0। इसको हल करेंगे, देखिए C का गुणा AB से ABC, AC और -B का गुणा ABC, ABC से ABC जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अगला है भाई खा पार्ट। खा पार्ट में ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 4/5 का जो मान है वो कितना है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। एक पक्ष को लेकर चलेंगे, दूसरा पक्ष प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है कॉस इनवर्स 4/5,
इसी को हम मान लेंगे क्या भाई, थीटा के बराबर मान लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। कॉस उधर चला गया, कॉस थीटा हो गया। और कॉस अब पलटने पर दोनों पक्षों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/4, दोनों पक्षों को अंश और हर उनके बदलने पर। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, और ये आपका हो गया 5/4। सेक थीटा बराबर होता है √1 + tan² थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा, और सेक थीटा का मान निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। √1 + tan² थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। इस सेक थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, ये अंडर रूट उधर जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर से अंडर रूट आपका हट जाएगा 1 + tan² थीटा, और इधर वर्ग करने पर ये 25 कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो tan² थीटा बराबर निकालेंगे 25/16, और एक उधर गया माइनस का 1। tan² थीटा बराबर 16 × 16, 25 से 16 जाएगा 9/16। tan थीटा बराबर निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाएगा √9/16। √9 का मान 3 और 16 का 4। हम थीटा का मान निकालेंगे, tan उधर जाएगा तो ये जाएगा tan 1 3/4। अब थीटा किसके बराबर माने थे, देखिए भाई आपने माना था cos 1 4/5 बराबर थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, cos 1 4/5 बराबर आपका हो गया tan 1 3/4। और क्वेश्चन में आपको यही चीज़ क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, जो कि आपकी ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर cos 1 4/5 बराबर tan 1 3/4। ठीक है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ग पार्ट की ओर। ग पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि x = a cos² 2t दिया गया है ना, और दिया गया है y = a sin² 2t दिया गया है। अब बोला ये जा रहा है कि dy/dx निकालिए। ये प्राचल समीकरण है, प्राचल समीकरण को हल करना मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहली समीकरण है इसको t के रिस्पेक्ट में हम अवकलित करेंगे, क्योंकि इधर वाला जो फलन है वो t के पदों में है। तो पहले समीकरण का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt आ जाएगा, अचर पद a बाहर हो जाएगा। cos² 2t का अवकलन करना जानते हो, 2 पहले आगे आएगा और ये cos 2t हो जाएगा, और cos 2t का अगेन करोगे तो ये sin 2t हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस आगे लगा देते हैं। और 2t का अगेन करोगे तो 2 हो जाएगा, इंटू में t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी प्राचल समीकरण y वाली, उसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर a बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का 2 sin 2t हो जाएगा, और sin 2t का अगेन करेंगे cos 2t हो जाएगा, और 2t का अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, dy/dx। तो दूसरी समीकरण को क्या कर देंगे, पहले समीकरण से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx, क्योंकि dt से dt कट जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो ऊपर dy बचेगा और नीचे dx बचेगा। चलिए इसको पहले लिखते हैं, a × 2 sin 2t गुणे में cos 2t और गुणे में 2। ये वाली वैल्यू रखा मैंने पहले, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर ये वाली रखते हैं -a × 2 cos 2t इंटू में sin 2t इंटू में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin 2t से sin 2t कैंसिल हुआ, cos 2t से cos 2t कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये a से a कैंसिल हुआ, यानी dy जो dx की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी वो -1 के बराबर मिल जाएगी, जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब अगला जो घ पार्ट है, ये भी आपका थोड़ा सा गलत छपा हुआ है आपके पेपर में, तो इसको भी हम सही कराएंगे। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, है ना। ठीक है, चलिए घ पार्ट को देखते हैं। दूसरे का घ पार्ट, देखिए ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में आते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। मेरिट अगर अच्छे से बनानी है तो एक नंबर वाले क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए भाई देखते हैं घ पार्ट में। घ पार्ट में दिया गया है a = दिया गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना, इसको देख लेते हैं क्या हर्ज है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई गलत था, a' b' में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंट है, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं क्यों गड़बड़ी हो गई। हाँ, a' और b का मान दिया गया है। a' का मान कितना दिया गया है, आप देखिए a' का मान दिया गया है 3 4 -1 2, ठीक है, 0 1।
ये ए डैश का है, फिर यहाँ पर प्रश्न में बी डैश छपा हुआ है, जबकि बी डैश का मान नहीं, ये बी का मान है। जब तक देखिए दो अवयवों की कोटियाँ यानी ऑर्डर नहीं बराबर होंगे, तब तक कैसे जो उनका जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है इस क्वेश्चन में, इसको सही कर लीजिएगा भाई। 1 2 3 ये दिया गया, ये बी का मान दिया गया है। अब बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा, a डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। इसमें LHS RHS दोनों निकालना पड़ेगा। पहले देखिए a डैश का मान दिया गया है, तो a का मान कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए बस। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि किसी परिवर्त अवयव का एक बार पुनः परिवर्त करते हैं तो वही अवयव आ जाता है, मतलब परिवर्त खत्म हो जाता है। तो इसका दोबारा परिवर्त करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे 3 4, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे -1 2 और 0 1। ये ए अवयव हो गया, ठीक है ना। और बी अवयव का मान देखो दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, -1 2 1 1 2 3। अब आपको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी पहले निकालो, फिर परिवर्त करो। a माइनस बी, 3 से 1 को घटाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 से -2 को घटाएंगे, -3 हो जाएगा। 0 से 1 को घटाएंगे, -1 हो जाएगा। 4 से 1 को घटाएंगे, 3 हो जाएगा। 2 से 2 को घटाएंगे, 0। 1 से 3 को घटाएंगे, -2। ठीक, तो यहाँ से अगर इसका हम परिवर्त निकालें, a माइनस बी का परिवर्त निकालें, तो क्या करना है, इसी रो को कॉलम में बदल देना है। 4 -3 -1। दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 3 0 -2। इस तरीके से हमारा LHS वाला पक्ष तो हुआ गया हल। RHS में दिया गया है a डैश माइनस बी डैश। देखिए a डैश की बात करें तो आपको दिया गया है 3 4 -1 2 0 1। माइनस बी डैश की बात करें तो ये b का मान दिया गया, b डैश आप निकाल सकते हो। रो को कॉलम में बदल दीजिए, -1 2 1। इस रो को कॉलम में बदल दीजिए 1 2 3, है ना। अब यहाँ से a डैश माइनस बी डैश का मान निकाल देते हैं। देखिए 3 से 1 को घटाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये 4 हो जाएगा। 4 -1 करेंगे 3 आ जाएगा। -1 -2 करेंगे -3 आ जाएगा। 2 और -2 करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे 0 से 1 को घटाएंगे -1 हो जाएगा। 1 से 3 को घटाएंगे -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो इधर RHS में जो वैल्यू निकाला, ठीक है ना, और जो LHS में वैल्यू निकाला, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आपस में बराबर हैं LHS RHS, इसलिए ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये था हमारा घा पार्ट, दूसरे का घा पार्ट। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला अंगा पार्ट, घा के बाद अंगा पार्ट। चलिए अंगा पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है भाई तो जल्दी से ले लीजिए, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगा पार्ट में क्या दिया गया है, अंगा पार्ट में ये दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता दी गई है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता दी गई है 0.15 और बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान आपको क्या करना है, दिया गया है 0.18 बताया जा रहा है। तो आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। इसमें तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना है। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी अपान ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो बटे में होता है उसको ऐसे लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए की वैल्यू दी गई है 0.18। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को आगे पीछे कर सकते हैं अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपको दी गई 0.12, कहीं से गुणा कर लीजिए आप। 12 × 96, 12 × 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 0.2 और 2 4 अंक आगे लगाएंगे 0.016 इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 0.01216। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे के सारे खंड हल हो चुके हैं, बढ़ेंगे हम तीसरे के का पार्ट की ओर। तीसरे के का पार्ट में क्या बोला जा रहा है, तीसरे के का पार्ट में ये बोला जा रहा है कि यदि एक फलन ए टू बी, जहाँ ए क्या है प्रांत है, बी क्या है सह प्रांत है, और एक फलन जी है जो कि बी से सी एक एकी है, एक फलन एफ है और एक जी, ये दोनों एक एकी हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो गॉफ है, गॉफ fx1 मान लेता हूँ इसको और इसको मान लेता हूँ गॉफ fx2।
ठीक, ये इक्वल है। अगर इनके अवयव बराबर हो जाएं तो गॉफ भी एक ही हो जाएगा। जब उनके फलन की वैल्यू को इक्वल दिखाते हैं और उनके अवयव की वैल्यू इक्वल आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही है। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ fx1 लिखा है, गॉफ हमको दिखाना था कि गॉफ जो है a to c आपका क्या है भाई, एक ही है। तो यहाँ पर देखिए fx1 fx2 मैंने मान लिया कि इक्वल है। आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, g ओ के स्थान पर बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, fx1 बराबर g ऑफ fx2 हो गया। ठीक, अब चूंकि जो g वाला फलन है वो एक ही है और कोई फलन एक ही होता है तो उसके अवयव बराबर होते हैं। इसका यहाँ पर अवयव है fx1, fx1 किसके बराबर हो जाएगा, fx2 के बराबर। ठीक, लिख देना चूंकि g क्या है, एक ही है, g क्या है, एक ही है ना। आगे बात करें यहाँ पर, अब जो f है, फलन जो f है वो भी तो एक ही है, तो इनके जो अवयव अंदर उपस्थित हैं ये x1 बराबर क्या हो जाएंगे, x2 दशम प्लस लिख देना चूंकि f क्या है, एक ही है, f एक ही होने की वजह से इनके अवयव बराबर हो गए। और यहाँ लेकर ये चीज़ चले थे, इनके अवयव जो थे वो आपस में बराबर हो गए, इसलिए जो गॉफ है वो भी क्या होगा आपका, एक ही होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, पहले सेट में एक बार आ चुका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया गया है इसके बाद खा पार्ट में क्या दिया गया है, दिया गया है यदि x इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपान में dx स्क्वायर। प्रश्न 1 नंबर में जरूर पूछा गया है, फिर इक्वल टू दिया गया है, सिद्ध कीजिए x dy बाई dx। प्रश्न तो 2 नंबर का है लेकिन थोड़ा सा ये दमदार भी है। आपको क्या दिया गया है, दिया गया है x इक्वल टू साइन वाई, अगर y का मान आप निकालें, साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब इसका आप अवकलन 2 बार करोगे क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसमें द्वितीय कोटि की अवकलन आपको पता है कि इसमें दिया गया है। तो अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार अवकलन कर दिया, लेकिन एक बार अवकलन करने से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि हमें सिद्ध जो करना है वो d2y बाई dx स्क्वायर लाना है, तो दोबारा अवकलन करना ही पड़ेगा, इधर हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आगे बता सकते हैं भाई। जितनी जगह थी वो हो गई ख़त्म। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू आ चुका है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा d2y अपान में dx स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। इसका विद रिस्पेक्ट टू x हमें अवकलन करना है, तो d2y बाई dx स्क्वायर अवकलन करते वक्त घात आगे आ जाती है और घात से क्या होता है, 1 कम होता है, माइनस 1 घटाओगे आधे में तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। फिर अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद ये हो गया इतना, है ना। उसके बाद हम x किसको मान के चले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा अपान में माइनस 3/2 पावर नीचे आएगी तो ये आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस 3/2 हो जाएगी। d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू x अपान में, इसको देखिए एक बार लिख सकते हो आधी पावर करके और एक बार लिख सकते हो पूरी पावर करके। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब आधी पावर का मतलब अंडर रूट और एक पावर एक बार एक कर लिया हमने। अब देखिए लाना हमें था, इसको इधर लाना था तो मैंने गलती कर दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान में जो dx स्क्वायर हो जाएगा वो x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना था, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x गुणे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम, dy बाई dx। और इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपको क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी, जो कि बहुत ही ईजी थी, थोड़ा ध्यान नहीं देते तो प्रूफ भी नहीं होती। 2 नंबर का है तो क्या हुआ। अगला क्वेश्चन है गा पार्ट, समय को लॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये मत समझना कि आपकी हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, आपकी समस्या को समझते हैं, इसीलिए मैं लगातार किसी भी परिस्थिति में आपको शाम को क्लास ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कि आप अगर डेली शाम को डोज लेते रहोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में यही दवा आपकी हितकारी रहेगी, आपको फ़ायदा करेगी। गा पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, देखिए अनसॉल्व पेपर हल करने का मतलब यही होता है कि आपको सारे चैप्टरों का रिवीजन होता रहता है, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया मॉड एक्स,
x इक्वल टू 0 पर अवकलनी है कि नहीं, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। अवकलनी निकालने के लिए हम RHD निकालते हैं, LHD निकालते हैं, उसमें सूत्र लगाते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f, जो लिमिट होती है 0 से प्लस करते हैं LHD में माइनस f 0 अपान में h, ठीक है। जो लिमिट होती है लिमिट से h प्लस करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। fx की वैल्यू कितनी है, x मॉड x है, तो मॉड x के स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे माइनस f0 मॉड 0 हो जाएगा अपान में h हो जाएगा। 0 प्लस h का मतलब h हो जाएगा, बाकी 0 रहेगा अपान में h, हल करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार LHD निकालेंगे, LHD में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 और जो फलन होगा उसमें लिमिट से h को माइनस करेंगे, माइनस f0 अपान में माइनस h होता है इसमें। अब जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस h और माइनस कितना हो जाएगा मॉड 0 अपान में माइनस h। अब मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो वो धनात्मक हो जाती है, तो माइनस h बाहर निकलेगा प्लस h हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला माइनस h रहेगा, काटेंगे तो हमें माइनस 1 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो LHD लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन और राइट हैंड जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपस में बराबर नहीं। लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन जो आया -1 और राइट हैंड डिफ्रेंसिएशन आया 1, ठीक है। इस वजह से जो आपका fx है वो x बराबर 0 पर क्या नहीं भाई, अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना, अवकलनीय नहीं है। समझ गए क्यों अवकलनीय नहीं, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आपने अगर अवकलनीय का सवाल नहीं लगाया होगा तो इसी बहाने इस सवाल से आपको सूत्र दोबारा रिवाइज हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 3 का घ पार्ट, जो कि मैंने इसके पहले एक बार सेट में सॉल्व भी कराया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर रहे हैं, एक बार और करा देते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, इसलिए कहता हूँ कि अनसॉल्व पेपर जरूर हल करें। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे, तब आप पछताओगे कि हम अगर क्लास कर लिए होते, सर की क्लास डेली शाम को 1 महीने अगर 7 सेट हल कर लिए होते, तब भी आज हम बढ़िया अच्छे अंक पा जाते। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप जो है क्लास को करते रहें। देखिए एक आया है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। अब बोला यह गया है कि ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के गुणनफल के बराबर होगा। ये तो मैंने पिछले ही अभी क्लास में आपको सेट में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं होता है तो यही सूत्र लगता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, कोई भी ना जीत पाए। अब ये देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मान क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मान होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर घटना घटित होने की प्रायिकता देखिए दी गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/3 और यहाँ पर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता का मान दिया गया 1/4। हल करेंगे 3 × 3 से 1 जाएगा 2/3, यहाँ पर हल करेंगे 4 × 4 से 1 जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 2 2 2 4 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए डेली क्लास आपकी जो होती थी वो 40 से 45 मिनट की होती थी। आज की क्लास यहीं पर लीव कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं है और मैंने मतलब भर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, ठीक है ना। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन रह गया 2 नंबर वाला, वो सॉल्व कराएंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप किसी भी प्रकार का आलस ना करते हुए रोज़ शाम को क्लास लेते रहें जब तक 2022 के 7 सेट नहीं हल हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको फिजिक्स का भी अनसॉल्व पेपर हल कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।